नमस्कार साथियों, मैं नितेश विधि संगम क्लासेस से। मित्रों, कई प्रकार के ऑफेंसेज ऐसे होते हैं जो कि षड्यंत्र रूप में या गुप्त रूप में उसे अपराधी कारित करते हैं। ठीक है, उसकी जानकारी कुछ लोगों को होती है, उनके पूरे गैंग को होती है, कुछ ग्रुप को होती है और एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर और उस अपराध को वो लोग कारित करते हैं। लेकिन इसमें पुलिस को सबसे ज्यादा समस्या ये होती है कि उनको साक्ष्य मिलने में कठिनाई होती है। ज्यादातर एविडेंसेस पुलिस अधिकारी को मिलते नहीं है क्योंकि जो भी योजना है वो गुप्त तरीके से बनाई गई है। सोची समझी रणनीति के तहत कोई अपराध किया जाता है। तो उस स्थिति में पुलिस अधिकारी करते क्या है, या जो कानून है, कानून में ये बातें बताई गई हैं कि जो ग्रुप है लोगों का जिनको जानकारी है, कुछ लोग तो अपराध को डायरेक्ट कारित करते हैं, कुछ लोगों को जानकारी होती है क्योंकि उनको भी इंफॉर्मेशन शेयर की गई होती है। ठीक है, उसमें कुल मिलाकर वो सहयोगी होते हैं। तो उसमें से किसी सहयोगी को पुलिस क्या करती है, तोड़ लेती है। ठीक है, यद्यपि वो अपराधी है, उन्हें नाम तो सह अपराधी ही दिया जाता है क्योंकि सभी लोग उस अपराध में शामिल है, लेकिन एक व्यक्ति को तोड़ने से पुलिस अधिकारी या कानून को फायदा यह होता है कि उस व्यक्ति को सरकारी गवाह बना दिया जाता है। ठीक है, सरकारी गवाह बना दिया जाता है और इस आधार पर उस व्यक्ति को क्षमादान किया जाता है। ठीक है, क्षमादान किया जाता है कि वो व्यक्ति जो उन्होंने अपना षड्यंत्र कारित किया या जो गुप्त उन्होंने अपराध के बारे में योजना बनाया, उसके बारे में एक एक बातें पुलिस को बता दे। ठीक है, यानी कि अन्य जो भी अभियुक्त हैं उनके विषय में वो एक एक जानकारी दे तो सरकार उसे क्षमादान दे देती है। ठीक है, तो इसी टॉपिक पर आज का क्लास हमारा आधारित है। ठीक है, तो जो पुरानी सीआरपीसी है, ठीक है, पार्डन टू एक्कम्प्लिस, यानी कि सह अपराधी को क्षमादान, सेक्शन कौन सा था सीआरपीसी का? 306 और ये 307। ठीक है, 306 और 307 दोनों उसके बारे में प्रावधान करता है क्या? सह अपराधी को क्षमादान। नया वाला अधिनियम जो बीएनएसएस है, इसके अंतर्गत ये 306 343 हो गया, 307 344 हो गया। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अब सह अपराधी को क्षमादान देने का प्रावधान किया गया है। बातें वही है, हल्का सा कुछ अंतर है जो कि इसी पैनल में आपको हम चेंज करके बता देंगे। ठीक है, जैसे यहां हमने सेक्शन चेंज किया और भी जहां जहां चेंजिंग हुई है वो इसी पैनल के माध्यम से आपको बता देंगे। ठीक है, तो यहां पर पहला हमारा क्वेश्चन ये होता है कि कौन कौन से ऑफेंसेस के अगेंस्ट पार्डन यानी कि क्षमादान किया जा सकता है, किन किन अपराधों के विरुद्ध क्षमादान व्यक्ति को दी जा सकती है। ठीक है, तो ये पहला है कि अगर कोई भी सेशन कोर्ट के द्वारा, ठीक है, ऐसा कोई अपराध जो कि सेशन कोर्ट द्वारा विशेषतः या अनन्यतः उसी के द्वारा वो ट्राइबल हो यानी कि विचारणीय हो। ठीक है, सेशन कोर्ट द्वारा विचारण मामले आप जानते हैं, क्लियर है, यानी कि 7 वर्ष से ऊपर के जो मामले होते हैं। ठीक है, 7 वर्ष तक का तो मामला सीजीएम साहब विचारण कर सकते हैं, लेकिन 7 वर्ष से ऊपर तक का जो मामला होता है वो कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा विचारणीय होता है। क्लियर है, तो ऐसे अपराध जो कि सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय हो, अर्थात 7 वर्ष से ऊपर तक के मामले। क्लियर है, इसके अलावा उसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास, ये सब कुछ क्लियर है। इसके अलावा ट्राइबल बाय ये स्पेशल जज, ठीक है, ये क्रिमिनल एक्ट जो है ये 1952 का, ठीक है, ये स्पेशल जज जो क्रिमिनल लॉ एक्ट है, ठीक है, क्रिमिनल यानी कि आपराधिक विधि अमेंडमेंट, ठीक है, ए से मतलब है अमेंडमेंट, ठीक है, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1952 के तहत जो स्पेशल जजों की नियुक्ति होती है उनके द्वारा जो भी ट्राइबल अपराध होते हैं उसमें भी क्षमादान दिया जा सकता है। क्लियर है, इसके अलावा ऐसे कोई अपराध, भाई यहां तो हमने आपको पहले कहा
ठीक है। इसके अलावा ऐसा कोई अपराध जो कि 7 वर्ष या ऊपर तक के कारावास के लिए प्रावधान करते हैं, ठीक है, कारावास भाई इसके अंतर्गत भी आएगा, सेम है मामला, लेकिन इसमें क्या है, आपको मृत्यु दंड या आजीवन कारावास भी शामिल है। क्लियर है? तो इस प्रकार के जितने भी ऑफेंसेस हैं उनमें क्षमादान हो सकता है, ठीक है। सेशन कोड, स्पेशल जज, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1952 के तहत, इसके अलावा ऐसे कोई भी ऑफेंसेस जिसके अंतर्गत आपको जेल की सजा जो कि 7 वर्ष या ऊपर तक की हो सकती है, इसमें क्षमादान हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यह है कि देने के लिए यानी कि क्षमादान देने के लिए कौन कौन सा कोर्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट माना जाता है, सक्षम न्यायालय माना जाता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत देखिए, पहला सीजीएम साहब, ठीक है, सीजीएम साहब। अब ये जो सीजीएम और पहले महानगर मजिस्ट्रेट दोनों को ये राइट मिला था, क्लियर है। लेकिन ये जो नया एक्ट है बीएनएसएस, इसके अंतर्गत महानगर मजिस्ट्रेट का प्रावधान पूरे सीआरपीसी से क्या हो गया, पूरे ये एक्ट से गायब कर दिया। यानी सीआरपीसी के अंतर्गत जो महानगर मजिस्ट्रेट थे वो गायब हो गए, तो इस पैनल से भी हम इसको गायब कर देते हैं, किसको, एमएम को। अब इसमें सिर्फ सीजीएम साहब रह गए हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, सीजीएम साहब किन मामलों में लेंगे, सीजीएम साहब ये किसी भी स्टेज में, यानी कि ये अन्वेषण के दौरान कर सकते हैं, इंक्वायरी के दौरान कर सकते हैं और ट्रायल के दौरान, ठीक है। यानी कि अन्वेषण, जांच और विचारण, ठीक है, तीनों स्टेज पर सीजीएम साहब को पावर नए वाले अधिनियम के अंतर्गत है। पहले सीजीएम और महानगर मजिस्ट्रेट दोनों को यह पावर था, ठीक है। तो अब मात्र सीजीएम साहब इन तीनों स्टेज पर किसी भी व्यक्ति को इन अपराधों के अंतर्गत जो भी अपराधी है, सह अपराधी है, उसे क्षमादान दिया जा सकता है कि वो सही सही बातें बता दे। क्लियर है? इसके अलावा यहां पर जेएम, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है, दो लोग को यहां पर दिखाई दे रहा है, क्लियर, सीजीएम साहब और दूसरा है जेएम साहब, ठीक है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ही ये पावर है, लेकिन इनको याद रखिएगा, इनको अन्वेषण के दौरान ऐसा पावर नहीं है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसा पावर नहीं है। इनको मात्र इंक्वायरी या जांच और ट्रायल के दौरान ही ये क्षमादान कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में अंतर, सीजीएम साहब अन्वेषण के दौरान भी कर सकते हैं, लेकिन ये फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट है, जेएम फर्स्ट क्लास, ये मात्र जांच, ठीक है, इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान ही ऐसा वो क्षमादान दे सकते हैं। क्लियर है? तो ये जो मित्रों प्रावधान है, ठीक है, ये धारा 306 के अंतर्गत सीआरपीसी में था। अब ये नए वाले अधिनियम के तहत 343 के अंतर्गत ये आपको दिया गया है। क्लियर है? ये दो लोग, हाँ, क्लियर है। इसके अलावा अगर मामला सुपुर्दगी में गया, ठीक है, आप मामला सेशन कोर्ट को सुपुर्द कर दिया गया, क्लियर है। अगर सेशन कोर्ट को मामला सुपुर्द किया गया या किसी स्पेशल जज को किया गया या सीजीएम साहब को किया गया, ठीक है, तो उस स्थिति में ये बिफोर जजमेंट, ठीक है, बिफोर जजमेंट यानी कि निर्णय के पहले कभी भी कोर्ट ऑफ सेशन, स्पेशल जज या सीजीएम जिन्हें मामले को कमिटल किया गया या सुपुर्द किया गया, नीचे के कोर्ट ने सुपुर्द किया कि मेरे राय की मामला ट्रायबल नहीं है, इसको आप देखें, ठीक है। तो जब ऊपर के कोर्ट को वो मामला कमिटल करते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, उन कोर्ट को भी ऐसी शक्तियां मिल जाती हैं, वो चाहें तो अभियुक्त को विचारण के दौरान, यानी कि कुल मिलाकर निर्णय के पहले कभी भी सह अपराधी को क्षमादान वो दे सकते हैं, ये कोर्ट, ठीक है। तो ये यहां पर लिखा है, आफ्टर केस कमिटेड
ठीक है। ये 307 पहले था, हमने यहीं पर बताया 307 में, ठीक है, डायरेक्शन देने का सेशन कोर्ट, स्पेशल जज या सीजीएम को मामला अगर उन्हें भेजा जाता है तो। और ये अब क्या बन गया, ये बन गया 344, ठीक है, नया अधिनियम। क्लियर है। तो ये इतने प्रकार के जो कोर्ट होते हैं ये क्षमादान दे सकते हैं, ठीक है। अब क्षमादान किन शर्तों पर दिया जाता है, ठीक है, तो किन शर्तों पर दिया जाता है, याद रखिएगा क्षमादान की शर्तें यही हैं कि अभियुक्त जो भी अपराध हुआ है, यानी कि ये जो अपराधी है, सह अपराधी है, इसके पास जो भी सूचना है वो सही सही बताएगा, ठीक है। क्योंकि जब इसे सरकारी गवाह बनाया जाएगा या जब इसे सरकारी गवाह बना लिया जाएगा, उसके बाद यानी कि जब क्षमादान दे दी जाएगी उसके बाद इसका अभियुक्त का जो स्टेटस है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इवन फॉर्मल तरीके से इसकी दोष मुक्ति नहीं होती है, दोष मुक्ति इसको फॉर्मल तरीके से नहीं होती है, लेकिन इसे क्या कर दिया जाता है, क्षमादान कर कर इसे सरकारी गवाह बनाकर फिर इसका स्टेटस जो है वो अभियुक्त का स्टेटस क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्लियर है। तो ये इसकी शर्तें रहेंगी कि ये व्यक्ति ऐसी बातें बताएगा, सही सही बातें बताएगा। क्लियर है। तो इसके बाद से होता क्या है कि जब ये कोर्ट क्षमादान दे देते हैं, ठीक है, क्षमादान दे देते हैं, तो अगर अन्वेषण के दौरान क्षमादान किया गया है, अन्वेषण के दौरान जैसे कि हमने आपसे कहा सीजीएम साहब ने अगर क्षमादान दे दिया है, ठीक है, तो अब पुलिस चाहे तो उसका बयान किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष लिवा सकती है या उसकी परीक्षा करवा सकती है, ठीक है, परीक्षा उसकी करवा सकती है। और या अगर अन्वेषण के दौरान भी अगर पुलिस अधिकारी को, वैसे तो वो किसी मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है परीक्षा करवाने के लिए, जैसे कि सीआरपीसी में हमने आप लोग को याद हो 164 का बयान, ठीक है, तो वही बयान यहां भी है। अगर उसका परीक्षा करवाना है तो वो किसी मजिस्ट्रेट के पास, किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है, लेकिन सामान्यतः पुलिस अधिकारी को यही करना चाहिए कि जो मजिस्ट्रेट उस अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम हो वहीं पर जाए और उसकी परीक्षा करवाए, ठीक है। इसके अलावा अन्वेषण के बाद की अवस्था, जैसे कि यहां पर हमने कहा इंक्वायरी और ट्रायल, ठीक है, तो इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान अगर उसका क्षमादान किया गया है तो उसकी परीक्षा किसकी, सह अपराधी की परीक्षा कहां पर करवाया जाएगा, जो मजिस्ट्रेट उसका संज्ञान, उस अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम है, ठीक है, वहां पर उसकी परीक्षा करवाई जाएगी, ठीक है। तो ये उसकी जो ये परीक्षा करने की अवस्था है वो क्षमादान के बाद की अवस्था है, ठीक है। तो परीक्षा के दौरान क्या होगा, जिस प्रकार से परीक्षा होती है यानी कि उसका एग्जामिन होता है, मतलब कि अन्य जो भी अभियुक्त हैं उनके समक्ष उसकी परीक्षा होगी। इसके अलावा उसका क्रॉस भी किया जाएगा, ठीक है, यानी कि दूसरी पार्टी को क्या होगा, क्रॉस करने का मौका भी मिलेगा। अन्य जो अभियुक्त हैं उसके साथ जो अभियुक्त थे उनको भी प्रति परीक्षा का क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार उसको क्षमादान के बाद उसका परीक्षा भी करवाया जाता है, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। क्लियर है। तो इतना तो उसके सामने काम किया जाएगा। अब इसके बाद की अवस्था ये होती है कि मान लीजिए वो व्यक्ति जमानत पर है, ठीक है, तो ठीक है, जमानत पर है तो है ही, लेकिन सामान्य तौर पर अगर वो सह अपराधी जमानत पर नहीं है तो उसे सामान्य कोर्ट जमानत नहीं देती है, क्योंकि हो सकता है कि जान का खतरा हो। भाई वो एक पूरे गैंग की जानकारी दे रहा है, अन्य अपराधियों के बारे में जानकारी दे रहा है, हो सकता है कि बाहर निकले, भाई सारे तो अपराधी हैं, वो जो अन्य अपराधी हैं वो उसे मार डाले, ठीक है। तो सामान्य तौर पर उसे जमानत नहीं दी जाती है, विचारण जब तक समाप्त नहीं हो जाता उसे सुरक्षित जेल में रखा जाता है, ठीक है। सामान्य तौर पर जो सह अपराधी होते हैं वो इसी डर से कि उसे जान का खतरा ना हो, या पुलिस अधिकारी भी उसकी सुरक्षा की दृष्टि से वो खुद अगर चाहे
तो अपने जमानत को कैंसिल करवा देता है, ठीक है, कि वो सुरक्षित कम से कम जेल में तो रहेगा, उसको सुरक्षा रहेगी, ठीक है। तो वो जनरली अगर पहले से जमानत पर है तो वो जमानत अपना जमानत क्या करवा सकता है, कैंसिल करवा सकता है, ठीक है। तो ये अवस्था, मान लीजिए कभी कभी प्रश्न आपके दिमाग में आता है कि सर मान लीजिए जेएम फर्स्ट ने इनकार कर दिया क्षमादान देने से, ठीक है, तो क्या इनको पावर है, सीजीएम साहब को पावर है? हाँ जी है, ठीक है, क्योंकि सीजीएम भी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल तीनों स्टेज पर वो क्षमादान दे सकता है। तो अगर मान लीजिए जेएम फर्स्ट ने इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान क्षमादान देने से इनकार कर दिया तो ये पावर सीजीएम साहब को है, सीजीएम भी ऐसा कर सकता है, इसमें कहीं भी बाधा नहीं, ठीक है। तो ये क्षमादान और उसकी शर्तें, इसके बाद से उसका परीक्षा का करवाया जाना और उसे जमानत के बारे में ये प्रावधान आपके दिमाग में मेरे ख्याल से बैठ गया होगा, ठीक है। अब समस्या ये होती है, ठीक है, समस्या ये होती है मित्रों कि ये जो सह अपराधी है इसके साक्ष्य पर कितना विश्वास किया जाए, ठीक है। भाई सच्चाई है कि है तो सह अपराधी ही, इसने अपराध में कहीं ना कहीं ये भी भागीदारी थी, ठीक है। तो इसी वजह से ये कभी भी जब आप एविडेंस पढ़ेंगे, एविडेंस जब आप पढ़े होंगे या फिर नया बेस से पढ़े होंगे तो उसमें सह अपराधी के बारे में बताया गया है कि उसके साक्ष्य पर कितना भरोसा किया जाए, ठीक है। तो दो प्रकार के वहां पर प्रावधान है। एक में यह कहा गया है कि सह अपराधी एक सक्षम साक्षी होता है, यानी कि उसके साक्ष्य पर आप विश्वास कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी अविश्वास का कारण नहीं है कि आप उसके साक्ष्य पर विश्वास ना करें। लेकिन एक दूसरा सेक्शन का दृष्टांत भी स्पष्ट रूप से कहता है कि जो सह अपराधी है उसके साक्ष्य पर आप आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर सकते, ठीक है। बात भी सही है भाई, सक्षम साक्षी तो है। अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं इसका साक्ष्य बहुत मजबूत है, इस व्यक्ति के झूठ बोलने की संभावनाएं कहीं दूर दूर तक नहीं है, सारी परिस्थितियां, सारे सबूत जो ये कह रहा है वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तब तो कोर्ट सिर्फ उसके बयान पर भी अन्य व्यक्तियों को सजा दे सकता है क्योंकि वो सरकारी गवाह बन चुका है। लेकिन याद रखिएगा, हो सकता है कि वो अन्य व्यक्तियों को फंसाए, हो सकता है कि मेन अभियुक्त यही हो और अपने आप को बचाने के लिए अन्य लोगों को फंसाना चाहे, झूठ बोल रहा हो, ठीक है। तो तमाम तरह के शंका समाधान को देखते हुए ये सह अपराधी का जो भी बयान है, जो भी इसका साक्ष्य है, इस पर आसानी से विश्वास कोर्ट नहीं करती है। अन्य साक्ष्य जो कि उसे संतुष्ट करे, ठीक है, जो कि अन्य बाहरी साक्ष्य उसके समर्थन में आए, उनको वो आने देती है और वो कोर्ट चाहती भी है कि और भी साक्ष्य इसके समर्थन में आए, ठीक है। अब मान लीजिए ये व्यक्ति सही झूठा हो, झूठ मूठ का ये बोल रहा हो, अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा हो, अन्य व्यक्तियों को फंसाने का ये प्रयास कर रहा हो, तब उस स्थिति में क्या हो, ठीक है। उस स्थिति में कुछ नहीं होने वाला है, सीधे पीओ साहब, लोक अभियोजक, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, ठीक है, पीओ साहब क्लियर रूप से एक क्या देंगे, सर्टिफिकेट देंगे, एक प्रमाण पत्र जारी करेंगे पीओ साहब, क्योंकि काम तो अभियोजन का ही है, सरकारी गवाह अगर है तो वो अभियोजक पक्ष का ही है, ठीक है। तो यहां पर अभियोजन अधिकारी एक प्रमाण पत्र देगा क्या कि इसने अपनी शर्तों का जिस शर्तों के आधार पर इसे क्षमादान दिया गया था उन शर्तों का इसने उल्लंघन किया है, इसने झूठ बोला है, इसने अन्य लोगों को फंसाया है, ये खुद मेन अपराधी था। इस प्रकार की एक वो सर्टिफिकेट अगर जारी कर देते हैं तो याद रखिएगा, ठीक है, ये 306, 307 या के अंतर्गत, यानी कि ये जो धारा है 345 BNSS का, जो कि ये 308 क्या था, ये सीआरपीसी की धारा थी, ठीक है। तो इन दोनों धाराओं के अंतर्गत यही बात लिखी गई है कि अगर क्षमादान के शर्तों का उसने पालन नहीं किया, वो झूठ बोलता है, तो उसका विचारण किया जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, विचारण अब इनका शुरू हो गया, क्योंकि जब तुम झूठी बोल रहे हो तो अब तुम्हारा भी ट्रायल होगा,
ठीक है, तो उनकी स्थिति वही होगी जो कि माना जाएगा कि उन्हें क्षमादान दिया ही नहीं गया। ठीक है, एक अपराधी के रूप में उनका भी एक अभियुक्त, क्योंकि क्षमादान के बाद अभियुक्त की स्थिति समाप्त हो गई थी, लेकिन क्षमादान का आपने उल्लंघन किया, उसके शर्तों का आपने उल्लंघन किया, कोर्ट से झूठ बोला, पुलिस अधिकारी से झूठ बोला, तब जाइए। ठीक है, तो अब आपका स्टेटस क्या हो गया, वापस अभियुक्त का हो गया, और अब आप पर क्या चलाया जाएगा, ट्रायल चलाया जाएगा। ठीक है, यानी बिफोर पार्डन वाला, बिफोर क्षमा वाला, क्षमा दान के पहले वाला स्टेटस को उसका कायम हो जाएगा, और फिर उसका ट्रायल किया जाएगा। ठीक है, तो ट्रायल कोई भी अपराध हो सकता है जिसके लिए उसे क्षमादान किया गया है, वो अपराध हो सकता है। कोई अन्य अपराध जो कि प्रतीत होता है बाद में, ठीक है, बाद में प्रतीत होता है कि नहीं, जिसके लिए क्षमादान दिया गया है वो तो उसने किया है, इसके अलावा कोई और भी ये अपराध किया है। ठीक है, तो उसके संदर्भ में भी इसका ट्रायल हो सकता है। इसके अलावा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए, ठीक है, यानी कि मिथ्या साक्ष्य देने के लिए, एक फॉल्स एविडेंस देने के लिए भी उसका ट्रायल हो सकता है। लेकिन यहां पर थोड़ी सी शर्तें ये हैं कि सब्जेक्ट टू हाई कोर्ट सेंशन, यानी कि हाई कोर्ट की अनुमति से ही मिथ्या साक्ष्य देने के लिए इसका ट्रायल हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो भी अपराध प्रतीत हो रहे हो, नया कोई अपराध या जिस अपराध के लिए उसे क्षमादान दिया गया है, इन दोनों अपराध के लिए उसका क्या किया जाएगा, ट्रायल किया जाएगा। ठीक है, ट्रायल में भी क्या है, ट्रायल में कोर्ट ऑफ सेशन में अगर ट्रायल उसका चल रहा है, ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल चल रहा है, तो आरोप पढ़ने से पहले, ठीक है, आरोप पढ़ने से पहले सेशन कोर्ट उससे इस बात को पूछेगा कि क्या आपने क्षमादान की शर्तों का उल्लंघन किया है, पालन नहीं किया है। ठीक है, तो वहां पर उसके अभिवचन को, ठीक है, किसका, अभियुक्त के अभिवचन को, जो भी वो कह रहा है कि हाँ वास्तव में उसने क्षमादान का पालन किया है कि नहीं किया है, क्यों नहीं किया, तमाम जो बातें उससे पूछी जाएंगी। लेकिन याद रखिएगा आरोप पढ़ने से पहले। ठीक है, तो इन शर्तों के बारे में सेशन कोर्ट उससे पूछेगा, और अगर वो संतुष्ट होता है कि नहीं होता है वो बात अलग है। लेकिन इसके बाद किसका लिया जाएगा, अभियोजन का साक्ष्य वो लेगा। किस मामले में, कि वास्तव में इसने क्षमादान का पालन किया है कि नहीं किया है। क्लियर है, तो ये कोर्ट ऑफ सेशन काम करेगा कि इससे पूछेगा, फिर जाकर अभियोजन का साक्ष्य लेगा। उसके बाद अगर वो संतुष्ट होता है तो इसे छोड़ेगा, यानी कि इसने वास्तव में क्षमादान का पालन किया था तो उसे छोड़ देगा, और नहीं किया है तो मामला आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर वो मजिस्ट्रेट का मामला है, ठीक है, मजिस्ट्रेट साहब का मामला है कोर्ट ऑफ सेशन में, या अगर मजिस्ट्रेट के सामने उसका विचार चल रहा है, तो उस स्थिति में मजिस्ट्रेट भी जो अभियोजन के साक्षी हैं, जो प्रोसिक्यूशन के साक्षी हैं, उनकी परीक्षा करने से पहले, ठीक है, उनकी परीक्षा करने से पहले यह बात अभियुक्त से पूछेगा कि क्या आपने क्षमादान के शर्तों का पालन किया है कि नहीं किया है, इस बारे में आप अपना एविडेंस पेश करिए। ठीक है, उसके बाद से अभियुक्त के अभिवचन को सुनने के पश्चात, उसकी बातों को सुनने के पश्चात, फिर वो प्रोसिक्यूशन का एविडेंस लेगा कि वास्तव में इसने क्षमादान की शर्तों का पालन किया है कि नहीं किया है। यहां भी मजिस्ट्रेट अगर संतुष्ट होता है तो इसे छोड़ देगा, अगर असंतुष्ट होता है तो उसे नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो ये जो प्रावधान है ये सह अपराधी के बारे में है। तो और इसे किस तरीके से इसे छोड़ा जाएगा, क्षमादान किया जाएगा, या अगर ये झूठ बोलता है तो उसका ट्रायल 308 सीआरपीसी या नए वाले अधिनियम 345 के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है मित्रों, तो ये संक्षिप्त में ये जो क्लास है, मुझे आशा है कि आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आई होगी, और इसके साथ ही इस क्लास से मुझे अनुमति दें, और फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं पुनः आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।